मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछली क्लास के अंदर अपन सारणी के गुणधर्म पढ़ रहे थे, सारणी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5.2 की कुछ प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज अपन अगला जो नया टॉपिक है वो है सारणिकों के प्रयोग की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो अपना नेक्स्ट आज का टॉपिक जो है वो है समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, और वो भी किस नियम के अनुसार? क्रेमर नियम के अनुसार। तो अपन लिखेंगे क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। अपन क्रेमर नियम की सहायता से सारणिक का प्रयोग करके दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। अब दिया गया रैखिक समीकरण निकाय जो है वो 2 चरों वाला भी हो सकता है और 3 चरों वाला भी हो सकता है। तो अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय और 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे क्रेमर नियम द्वारा सारणिक का प्रयोग करके। तो सारणिक का एक प्रयोग जो है वो रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने में भी है। अब क्रेमर नियम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय की। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर देखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम द्वारा हल ज्ञात करना। सबसे पहले अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करेंगे। अपन जानते हैं किसी समीकरण निकाय में जितने चर उपस्थित होते हैं उसमें उतने ही समीकरण होते हैं। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय में आपको 2 समीकरण दी गई होंगी और अपने को क्रेमर नियम का प्रयोग करके उस समीकरण निकाय का क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन 2 चरों वाला एक मानक रैखिक समीकरण निकाय मानेंगे। तो माना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये अपन माना दिस, ये दो चरों x व y में एक मानक रैखिक समीकरण निकाय है। यदि समीकरण निकाय 1 में दाईं तरफ की जो अचर राशि है c1 c2 इनका मान 0 के बराबर हो, यदि समीकरण निकाय 1 में c1 बराबर c2 इक्वल टू 0 हो तब ये निकाय समघाती रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। समघाती रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। तो और यदि c1 c2 का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये समीकरण निकाय असमघाती रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। अन्यथा ये निकाय असमघाती समीकरण निकाय कहलाता है। यहाँ अपन केवल और केवल असमघाती समीकरण निकाय का ही हल ज्ञात करेंगे। यहाँ अपन केवल और केवल असमघाती समीकरण निकाय का ही हल ज्ञात करेंगे क्रेमर नियम द्वारा।
तो अब क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का सारणी की सहायता से हल ज्ञात करने का एक नियम दिया था। क्रेमर ने दो चरों वाले इस रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसको अपन क्रेमर नियम कहते हैं। वो क्रेमर नियम क्या है, देखिए। अब क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम के अनुसार अक्ष बराबर होता है डेल 1 बटे डेल के, कॉमा चर y का मान होता है डेल 2 बटे डेल के, जहां सारणिक डेल बराबर है अक्ष y के गुणांकों के बराबर, यानी a1 अक्ष y के गुणांक क्या है, समीकरण निकाय 1 में सारणिक डेल की जो पहली पंक्ति होगी वो पहली समीकरण में अक्ष y के जो गुणांक है वो अवयव होंगे, कौन कौन से हैं, a1 b1, और इस सारणिक डेल की दूसरी पंक्ति के जो अवयव है वो दूसरी समीकरण में अक्ष y के गुणांक होंगे a2 b2, तथा इसी प्रकार से डेल 1 सारणिक डेल बराबर होगी, सारणिक जो डेल 1 है वो चरअक्ष के लिए, तो इसमें चरअक्ष के गुणांकों के लिए जो स्तंभ है उसकी जगह ये अचर पद वाला स्तंभ आ जाएगा, अचर पद c1 c2 का स्तंभ बढ़ जाएगा, तो a1 a2 की जगह जोड़ दो c1 c2, और y के गुणांक वाला स्तंभ ऐसा कैसा b1 b2, तथा इसी प्रकार से डिटरमिनेंट डेल 2 का मान बराबर होगा डेल 2 के लिए इस सारणिक डेल में जो y के गुणांक वाला स्तंभ है उसकी जगह अपन ये अचर राशि c1 c2 वाला स्तंभ जोड़ देंगे, और अक्ष y वाले गुणांकों वाला स्तंभ ऐसा वैसा a1 a2 b1 b2 ये y के गुणांक है, इनकी जगह अचर पद c1 c2 का स्तंभ आ जाएगा c1 c2, तो ये हुए डेल 1 डेल 2 और डेल के मान। तो इनकी सहायता से अपन ये डेल 1 डेल 2 और डेल के मान इन समीकरणों में रख के अपन चर अक्ष y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब अपन नोट लगा के लिखेंगे, समीकरण निकाय दिया गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय की प्रकृति बताएंगे कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है या असंगत है, और उसके जो हल है वो किस प्रकार के हैं, अद्वितीय है या अनंत है या कोई हल नहीं होता है। अपन पिछले क्लास में पढ़ा था एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल के लिए तीन स्थितियां संभव होती है, तीन प्रकार के हल हो सकते हैं। पहली स्थिति बताई थी कि उसका जो हल है वो अद्वितीय हो सकता है, और दूसरा बताया था उसके अनंत हल हो सकते हैं, और तीसरी स्थिति यह बन सकती है कि उसका कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो कौन सी स्थिति में इसका कौन से प्रकार का हल होगा वो अपन देखेंगे। तो पहली स्थिति है, इसके हलों के लिए पहली स्थिति है यदि दिया गया समीकरण निकाय 1 में, यदि समीकरण निकाय 1 के लिए यदि समीकरण निकाय 1 के लिए नंबर 1 अक्ष y के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों अगर बराबर नहीं हो, यदि समीकरण निकाय 1 के लिए अक्ष तथा y के गुणांकों का जो अनुपात है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये दोनों बराबर नहीं है, तब समीकरण निकाय 1 का अद्वितीय हल होगा, तथा समीकरण निकाय कैसा होगा, समीकरण निकाय संगत व स्वतंत्र होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत व स्वतंत्र होगा। तो ये इसके लिए पहली स्थिति हो सकती है। दूसरी स्थिति देखो, यदि समीकरण निकाय 1 के लिए अक्ष y के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये तो क्या हो, बराबर हो, लेकिन ये अचर पदों c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं हो, ये स्थिति बन रही है यदि समीकरण निकाय 1 के लिए। तो उस स्थिति में समीकरण निकाय 1 का कोई हल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज समीकरण निकाय 1 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं होगा, तथा समीकरण निकाय जो है वो असंगत है।
तथा निकाय कैसा है, असंगत है। तो ये दूसरी स्थिति हो सकती है समीकरण निकाय एक के हल के लिए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है। तीसरी स्थिति देखो, तीसरा पॉइंट, यदि दिए गए समीकरण निकाय एक के लिए x y के गुणांकों का अनुपात और अक्षर पदों का अनुपात तीनों आपस में बराबर हो, अर्थात a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 हो, दिस इंप्लाइज समीकरण निकाय एक के अनंत हल होंगे। तो उस स्थिति में समीकरण निकाय एक के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। समीकरण निकाय एक के अनंत हल होंगे तथा निकाय संगत तो होगा, तथा निकाय संगत है परंतु स्वतंत्र नहीं है। तो ये इसके हलों के लिए तीसरी स्थिति हो सकती है कि यदि x y के गुणांक और अक्षर पदों का अनुपात तीनों परस्पर बराबर हो तो समीकरण निकाय एक के अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, और निकाय संगत होगा परंतु स्वतंत्र नहीं होगा। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के हल की प्रकृति से संबंधित ये तीन बातें आपको याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को अपन क्रेमर नियम द्वारा इस प्रकार से हल करेंगे। अब यदि आपको दिया गया समीकरण तीन चरों में हो, दिया गया रैखिक समीकरण निकाय तीन चरों में हो, तो अपन उसको क्रेमर नियम द्वारा हल कैसे करेंगे, तो अब आप बात करेंगे। अपन नेक्स्ट टॉपिक है तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम द्वारा हल ज्ञात करना। तो अपन इसको मिटाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अपन आगे चलते हैं। अब अपन तीन चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय लेंगे। तो अपन ये मिटा देते हैं, इसमें अपन जरूरत पड़ेगी वो रख लेते हैं, बाकी अपन मिटा देते हैं। तीन चरों वाले दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का अपन क्रेमर नियम द्वारा सारणी की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपन एक तीन चरों वाला रैखिक समीकरण निकाय मानते हैं। तो यहां करो अपन तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम द्वारा हल ज्ञात करना। तो अपन एक तीन चरों x y z में एक अपन मानक रैखिक समीकरण निकाय मानते हैं। माना a11x प्लस a12y अपन किसी भी रूप में मान लो, चाहे ऐसे नहीं मान के आप कैसे भी मान लो, a1 a2 a3 और अपन मान ले a2, ऐसे मान लेते हैं। अपन तीन चरों x y z में अपन एक रैखिक समीकरण निकाय मान लेते हैं। माना a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और दूसरा रैखिक समीकरण मान लेते हैं अपन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। या अपन a11x प्लस a के रूप में माने तो a11x प्लस a12y प्लस a13z, a21x प्लस a22y प्लस a23z, ऐसे ही a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू d3। ऐसे भी अपन मान सकते हैं, किसी भी प्रकार से x y z के गुणांक ले सकते हैं अपन। तथा तीसरी समीकरण लेंगे अपन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये अपन क्या, तीन चरों x y z में एक रैखिक समीकरण मान लिया। माना दिस तीन चरों x y व z में एक रैखिक समीकरण निकाय है, एक रैखिक समीकरण निकाय है जहां d1 d2 d3 ये तीनों क्या नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया समीकरण निकाय असंघाती है, और अपन क्रेमर नियम द्वारा असंघाती रैखिक समीकरण निकाय का अपन हल ज्ञात करते हैं।
तो अगर इस रूप में आपको 3 चरों एक्स वाई जेड में कोई रैखिक समीकरण निकाल दिया हुआ है तो उसके लिए क्रैमर ने हल ज्ञात करने की एक विधि बताई। वो विधि क्या है, तो आप लिखेंगे अब क्रैमर नियम के अनुसार समीकरण निकाय एक के हल निम्न होंगे। क्या होंगे, देखो क्रैमर ने इस समीकरण निकाय का हल जो है वो निम्न प्रकार से बताया। क्रैमर के अनुसार चर x का जो मान होगा वो बराबर होगा डेल बट्टे डेल वन के। किसके बराबर होगा, डेल वन बट्टे डेल के। और y का मान जो होगा वो होगा डेल टू बट्टे डेल के। और z का जो मान होगा वो होगा डेल थ्री बट्टे डेल के। तो क्रैमर ने इस 3 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल जो है वो निम्न प्रकार से बताया कि x का जो मान है, चर x बराबर होगा डेल वन बटे डेल के, चर y बराबर होगा डेल टू बटे डेल के, और चर z बराबर होगा डेल थ्री बटे डेल के। जैसे अपन 2 चरों के लिए x बराबर लिखा था डेल वन बटे डेल, y बराबर डेल टू बटे डेल, इसमें एक चर और बढ़ गया तो z बराबर हो जाएगा डेल थ्री बटे डेल। जहां ये सारणिक डेल वन डेल टू डेल थ्री के मान क्या क्या वो लिखेंगे। सारणिक जो डेल है वो तो होगी समीकरण निकाय के लिए चरों x y z के गुणांकों की सारणी। तो इस समीकरण निकाय पूरे के लिए चर x y z के गुणांकों की सारणी क्या बनेगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस समीकरण निकाय के लिए x y z के गुणांकों की सारणी ये बनेगी जिसको क्या कहते हैं, डेल। अब अपन डेल वन निकालेंगे। डेल वन कैसे निकालेंगे, डेल वन जो है वो y के लिए होती है। तो इस डेल में डेल वन जो होती है वो चर x के लिए होती है। तो ये जो सारणी डेल है इसमें चर x के गुणांकों का जो स्तंभ है उसको उठा के उसकी जगह ये अचर राशियों का d1 d2 d3 का स्तंभ जोड़ देंगे। तो अपन इसको उठा के क्या लगा देंगे, इसकी जगह d1 d2 d3, तो अपने को पास किसका मान आ जाएगा, डेल वन। तो डेल वन बराबर होगा d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। और इसी प्रकार से डेल टू निकालेंगे। डेल टू चर y के लिए होता है। तो इस सारणिक डेल में जो y के गुणांकों का स्तंभ है b1 b2 b3, इसको उठा के इसकी जगह ये अचर पद d1 d2 d3 का स्तंभ लगा देंगे। तो क्या बनेगी, a1 a2 a3, और b1 b2 b3 की जगह आ जाएगा d1 d2 d3, और ये तीसरा स्तंभ एज इट इज c1 c2 c3। तथा इसी प्रकार से डिटरमिनेंट डेल थ्री किसके बराबर होगी, डेल थ्री ज्ञात करने के लिए इस डेल में चर z के गुणांकों के लिए जो स्तंभ है c1 c2 c3, इसको उठा के इसकी जगह अचर राशि d1 d2 d3 का स्तंभ लगा देंगे। क्योंकि डेल थ्री z के लिए होती है तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 जगह क्या लगा देंगे, d1 d2 d3। तो इस प्रकार से अपन क्रैमर नियम लगा के दिए गए समीकरण निकाय को अपन सारणी की सहायता से हल कर सकते हैं। अब अपन इस समीकरण निकाय के भी हल की प्रकृति देखेंगे। तो कौन कौन सी स्थिति में इस समीकरण निकाय का जो हल है वो किस प्रकार का होगा, कौन सी स्थिति में ये समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा, ये अपन सब देखेंगे। तो अब अपन इस समीकरण निकाय एक के हल की प्रकृति से संबंधित अपन महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। पहला बिंदु देखो, पहला बिंदु यह होगा कि यदि डेल भी जीरो नहीं हो और डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो नहीं हो तो उस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा, और इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो इसके लिए पहली स्थिति देखो, यदि डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो तो, यदि डेल नॉट इक्वल टू जीरो हो तो दिया गया समीकरण निकाय एक क्या होगा, संगत होगा। समीकरण निकाय एक क्या होगा, संगत होगा तथा अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब यूनिक। यदि दिया गया समीकरण निकाय एक के लिए सारणिक जो डेल है उसका मान जीरो के बराबर नहीं है तो अपन कहेंगे कि समीकरण निकाय एक कैसा है, संगत है,
और इसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। तो पहली स्थिति यह हो सकती है समीकरण निकाय एक के हल के लिए, हल के संबंध में। और दूसरी स्थिति जो है वो यह हो सकती है यदि डेल बराबर 0 हो तथा डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3 इन तीनों का मान 0 हो तब समीकरण निकाय अपन पहले वाले को 1 दे दिए, इसको 2 देते हैं, तब समीकरण निकाय 2 संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है, संगत या असंगत होगा। यदि संगत हो तो इसके अनंत हल होंगे। तो यह हो गई इसके हल के संबंध में दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, देखो, यदि डेल बराबर 0 हो तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम से कम एक अशून्य हो, इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम एक अशून्य हो, तब समीकरण निकाय 2 का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय 2 का कोई हल नहीं होगा तथा निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। तो यह हो गई इसके हल के संबंध में तीसरी स्थिति। ये क्या हो गई समीकरण निकाय 2 के लिए हल के संबंध में तीसरी स्थिति। तो अपन इस प्रकार से 3 चरों वाले रेखिक समीकरण निकाय का क्रेमर नियम द्वारा इस प्रकार से अपन हल ज्ञात करेंगे। ये डिटरमिनेंट डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों चारों सारणिकों के मान निकालेंगे और अपने इन समीकरणों में रखे x y z का मान निकालेंगे। वही क्या होगा, दिया गया समीकरण निकाय 2 का हल होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसको मिटाएंगे। चलो, अपना नेक्स्ट टॉपिक है आवेश सिद्धांत की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। तो अपना नया टॉपिक लेंगे अब अपना अगला टॉपिक है मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, ये है अपना टॉपिक। मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से अपन किसी दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक चर x y z में एक 3 चरों वाला रैखिक समीकरण मान लेते हैं। तो अपन लिखेंगे माना a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू ले लेते हैं अपन b1 और दूसरी समीकरण मान लेते हैं a21x प्लस a22y प्लस a23z इक्वल टू b2 और तीसरी समीकरण मान लेते हैं तथा a31x प्लस a32y
प्लस A33Z इक्वल टू B3। इसको आप दे देते समीकरण नंबर 1। माना ये चर एक्स वाई जेड में एक मानक रेखीय समीकरण निकाय है। 3 चरों एक्स वाई जेड में क्या है? एक मानक रैखिक समीकरण निकाय है। एक मानक रैखिक समीकरण निकाय है जिसका अपने को मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से हल ज्ञात करना है। तो अपन मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दिए गए चरों एक्स वाई जेड में दिए गए रैखिक समीकरण निकाय को अपन मैट्रिक्स फॉर्म x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। और x इक्वल टू बी फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले अपन चर एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स A बनाते हैं। तो इस समीकरण निकाय के लिए एक्स वाई जेड के गुणांकों की मैट्रिक्स क्या बनेगी? सबसे पहले पहली वाली समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक लिखेंगे। तो पहले समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या क्या है, वो क्या हो जाएगी? पहली पंक्ति क्या हो जाएंगे? A11 A12 A13। और इस मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति क्या होगी? इस दूसरी समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है वो क्या हो जाएंगे? इसकी दूसरी पंक्ति क्या हो जाएंगे? तो एक्स वाई जेड दूसरी समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या है? A21 A22 A23। और इस मैट्रिक्स A की तीसरी पंक्ति क्या होगी? इस दिए गए समीकरण निकाय की तीसरी समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांकों से तो क्या बनेगी? A31 A32 A33। इस प्रकार से अपन दिए गए समीकरण निकाय में सबसे पहले अपन चर एक्स वाई जेड के गुणांकों के लिए एक तृतीय क्रम की मैट्रिक्स बना लेंगे। जो ये प्राप्त होती है इसको अपन A मानते हैं इक्वल टू, फिर इसके इनटू में समीकरण निकाय जिन चरों में दिया गया है, जैसे ये एक्स वाई जेड में दिया गया है तो अपन उन्हीं चरों का एक स्तंभ मैट्रिक्स ले लेंगे एक्स वाई जेड। ये क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स है जिसमें स्तंभ 1 है और पंक्ति 3 है। स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा भी यही है। तो समीकरण निकाय में जो चर उपस्थित है उनको एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। फिर इक्वल टू लगा के दाईं तरफ जो अचर राशि है, जो अदिश राशि है B1 B2 B3, इनकी एक स्तंभ मैट्रिक्स बनाएंगे जो ये बनेगी B1 B2 B3। तो इस प्रकार से अपन सबसे पहले दिए गए समीकरण निकाय को एक मैट्रिक्स फॉर्म x इक्वल टू बी फॉर्म में लिख लेंगे या ax इक्वल टू बी, जो क्या है? x इक्वल टू बी फॉर्म है जहां आयु a का जो मान है वो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये तो क्या है? आयु A का मान। अब अपन आयु B का मान बताएंगे। B का मान क्या है? अपन मैट्रिक्स B किसको माना है? ये दाएं साइड में जो अदिश राशि B1 B2 B3 का जो स्तंभ मैट्रिक्स है इसको अपन B नाम दिया है। तो अपन B का मान बताएंगे। B बराबर एक स्तंभ मैट्रिक्स है B1 B2 B3 तथा इसी प्रकार से x कैपिटल X जो है वो दिए गए समीकरण निकाय में उपस्थित चरों x y z का एक स्तंभ मैट्रिक्स है, अर्थात मैट्रिक्स x बराबर है x y z। तो ये अपन बता देंगे कि यहाँ A क्या है, B क्या है, x क्या है, मैट्रिक्स A का मान क्या है, मैट्रिक्स x का मान क्या है, मैट्रिक्स B का मान क्या है। ये अपन तीनों मैट्रिक्सों के मान बता देंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे? इस समीकरण 2 को समीकरण 2 के दोनों पक्षों को समीकरण 1 के दोनों पक्षों को वाम पक्ष से आयु A इनवर्स से गुणा करेंगे। गुणा करने पर समीकरण 2 के दोनों पक्षों को वाम पक्ष से अपन आयु A इनवर्स से गुणा करवाएंगे। देखो क्या रिजल्ट मिलेगा? A इनवर्स AX ब्रैकेट 1 इक्वल टू A इनवर्स B। दिस इंप्लाइज, अब ये मैट्रिक्स गुणा में है तो मैट्रिक्स गुणन के लिए शास्त्रीय नियम का पालन होता है। तो इसमें शास्त्रीय नियम लगा के A इनवर्स A को एक साथ लिख देंगे ताकि इनकी जगह अपन I रख सके। तो अपन A इनवर्स और A दोनों का एक साथ ले लिया, क्योंकि इन दोनों का जो मान है किसी भी मैट्रिक्स A को उसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो एक गुणन तत्व मैट्रिक्स I प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों को एक साथ ले लिया। x इक्वल टू A इनवर्स B। दिस इंप्लाइज
आई अक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। चूंकि लिख दो, चूंकि ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स का मान जो होता है वो गुणनत्मक मैट्रिक्स आई के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज अपन क्या कह सकते हैं, अक्स बराबर आएगा ए इनवर्स बी, और अपन अक्स का मान क्या निकालना था। अक्स क्या है, दिए गए समीकरण निकाय में जो चर उपस्थित है उनकी स्तंभ मैट्रिक्स है, तो अपन अक्स का मान रख देंगे। ए इनवर्स बी का मान एक मैट्रिक्स के रूप में आएगा, तो अपन उस मैट्रिक्स का मान रख देंगे। दो मैट्रिक्स अगर समान हो तो उनके संगत अवयव भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा लगा के दोनों मैट्रिक्सों के वाम पक्ष में भी एक मैट्रिक्स होगी और दक्षिण पक्ष में भी एक मैट्रिक्स होगी। ये दोनों मैट्रिक्स अगर समान है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव बराबर रख के अपन चर x y z का मान निकालने पर दिए गए समीकरण निकाय का एक हल प्राप्त होगा। तो अपन इसके नीचे फिर अपन नीचे लिखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अपन आगे चलते हैं। तो अपन इसको आगे कैसे सोल्व करना है ये मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स x का मान रखेंगे और ए इनवर्स बी का मान रखेंगे। ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स ज्ञात करके उसको मैट्रिक्स बी से गुणन करवाएंगे, तो अपने पास एक मैट्रिक्स ए इनवर्स बी का मान प्राप्त होगा, और वो मैट्रिक्स x के बराबर है। दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिर अपन क्या लिखेंगे, दो मैट्रिक्सों की समानता की परिभाषा का प्रयोग करके प्रयोग करके इनके संगत अवयव बराबर रखकर चर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं। चर एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि समीकरण निकाय एक का हल होगा। जो कि समीकरण निकाय एक का क्या होंगे, हल होंगे। जो कि समीकरण निकाय एक के हल होंगे। अब अपन नोट लगा के लिखो, यदि दिए गए समीकरण निकाय के लिए चरों x y z के गुणांकों की जो मैट्रिक्स बनती है A, यदि उसके सारणी का मान 0 के बराबर हो तो उस स्थिति में एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नहीं होगी, अर्थात A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात नहीं की जा सकती। तो उस स्थिति में अपन दिए गए समीकरण निकाय का हल भी नहीं ज्ञात कर सकते, अर्थात उसका कोई हल नहीं होगा। यदि दी गई समीकरण निकाय के लिए चरों x y z के गुणांकों की जो मैट्रिक्स बनती है उसके सारणी का मान अगर 0 हो, यदि डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 हो, तो A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, और जब A की व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा तो समीकरण निकाय का हल भी ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो समीकरण निकाय एक के समीकरण निकाय एक के हल संभव नहीं होंगे। तो उस स्थिति में समीकरण निकाय एक के हल भी संभव नहीं होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यदि अवयव ए की सारणी का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में ए की व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, तथा दिए गए समीकरण निकाय एक
के हल संभव होंगे। दिए गए समीकरण निकाय ए के हल संभव होंगे। तो ये अपन इसके लिए दो स्थिति याद रखनी है कि तीन चरों x y z में दिए गए रैखिक समीकरण निकाय ए के लिए यदि चरों x y z के गुणांकों की जो मैट्रिक्स बनती है ए, उसकी सारणी का मान अगर 0 हो तो उस स्थिति में ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ऐसे लिखो का अस्तित्व नहीं होगा और समीकरण निकाय ए के हल संभव नहीं होंगे। दूसरी स्थिति ये बन सकती है यदि अवयव ए की सारणी का मान अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का अस्तित्व होगा और समीकरण निकाय ए के हल संभव होंगे। तो ये अपन मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से किसी दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए ये दो स्थितियां संभव हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी अपन कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।